2013 के मुजफ्फरनगर से शुरू हुए दंगों में पूरा पश्चिमी यूपी जल उठा था। 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 50,000 से ज्यादा लोगों को बेघर बना देने वाले दंगों पर जमकर राजनीति हुई। दंगों का सच पता लगाने के लिए यूपी सरकार ने जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन बनाया था, जिसकी रिपोर्ट अब उजागर हुई है। सहाय कमीशन के मुताबिक दंगों के पीछे कुल 14 कारण थे और दंगों के जिम्मेदार थे 2 पुलिस अफसर। इस जांच रिपोर्ट में यूपी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच रिपोर्ट में दंगों की सीधी जिम्मेदारी किसी नेता पर नहीं डाली गई है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं? अगर कोई नेता जिम्मेदार नहीं तो भीड़ को किसने भड़काया? दो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की जिन लपटों ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झुलसा दिया था, जिन दंगों की आग में करीब करीब हर पार्टी ने सियासी रोटियां सेकी, मुजफ्फरनगर के उन दंगों में न तो यूपी सरकार से कोई चूक हुई और न ही नेताओं का कोई हाथ था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी की सत्ता और राजनीति को ये क्लीन चिट मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करने वाले जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट में दी गई है। यूपी सरकार ने सहाय आयोग की रिपोर्ट के हवाले से जो तथ्य विधानसभा में रखे हैं, उसके मुताबिक मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए कुल 14 कारण जिम्मेदार थे, लेकिन रिपोर्ट में इसके लिए किसी नेता को जिम्मेदार नहीं बताया गया है। 7 सितंबर 2013 को नगला मंडौर गांव में हुई महापंचायत के बारे में LIU इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह सही इंटेलिजेंस इनपुट देने में नाकाम रहे, जबकि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन SSP सुभाष चंद्र दुबे अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता और लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए। मुजफ्फरनगर के तत्कालीन DM कौशल राज शर्मा ने नगला मंडौर महापंचायत की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई, इसके बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। सहाय कमीशन को मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट 2 महीने में सौंपने के लिए कहा गया था। ये रिपोर्ट करीब 2 साल बाद सितंबर 2015 में यूपी के राज्यपाल को सौंपी गई और अब रिपोर्ट पर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी निराशा हुई है कि ये इस रिपोर्ट से जो संकेत आया है उसमें जो वो तांडव कर रहे थे, झूठ प्रचार कर रहे थे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के प्रवक्ता अगर विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो विपक्ष का आरोप है कि सहाय कमीशन ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। फिर यूपी सरकार खुद को क्लीन चिट कैसे दे सकती है? लोग मारे गए हैं और सरकार अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई। जस्टिस साहब कह रहे हैं कि SSP और DM का ट्रांसफर बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के हो गया। थाने से लोग बिना आजम खान जी के छोड़ दिए गए। इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री और आजम खान। अगर मुख्यमंत्री ने तबादले किए हैं तो आजम खान के कहने से किए, तो आजम खान दोषी। जिला प्रशासन दोषी है, इंटेलिजेंस फेलियर है और जिलाधिकारी और SSP का ट्रांसफर भी एन मौके में बीच में कर देते हैं। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, उनको रोकने का काम नहीं करते हैं। जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं किया। जो दोषी व्यक्ति थे उनको छुड़वा दिया जाता है राज्य सरकार के हस्तक्षेप से। तो राज्य सरकार दोषी कैसे नहीं है? जो प्रदेश चलाता है, जो वहां का प्रशासन जिसके अंडर होता है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हुआ करता है। और इस केस के अंदर भी मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी फिक्स होती है। सहाय आयोग की रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि कवाल कांड के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों में भड़काऊ भाषण दिए गए। तालिबान का एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया। फिर भी नेताओं के बारे में सिर्फ इतना लिखा गया है कि संगीत सोम और कादिर राणा जैसे नेताओं के खिलाफ जो केस विचाराधीन है, उसके अलावा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं, कोई नेता जिम्मेदार नहीं, तो फिर मुजफ्फरनगर में भीड़ को भड़काया किसने? लखनऊ में अरविंद चतुर्वेदी और दिल्ली में संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो ऐसी जांच रिपोर्ट शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसमें अधिकारी तो दोषी हैं, लेकिन राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई है। राज्य सरकार ही अधिकारियों को चलाती है। शायद जस्टिस राय इस बात को भूल गए, और साथ ही साथ उन बातों का क्या जो भड़काऊ भाषण दिए गए उस दौरान हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, और समाजवादी पार्टी की तो वहां सरकार थी, उनके क्या कहने। सवाल ये उठता है कि बड़ी बहस में हम किन किन सवालों को एड्रेस करेंगे। पहला सवाल है, मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे 14 कारण, फिर दोषी केवल एसएसपी और इंस्पेक्टर क्यों? कवाल कांड से पहले ही मुजफ्फरनगर और आसपास का माहौल कौन बिगाड़ रहा था? महापंचायतों में भड़काऊ भाषण दिए गए, फिर भीड़ को भड़काने वालों का नाम रिपोर्ट में क्यों नहीं? अगर डीएम और एसपी का ट्रांसफर रूटीन था तो फिर बवाल वाले दिन ही तबादला आदेश क्यों जारी हुआ? अगर दंगा रोक पाने में मुजफ्फरनगर का प्रशासन नाकाम था तो यूपी सरकार को क्लीन चिट कैसे? अगर मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं है तो भीड़ को किसने भड़काया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भीड़ अपने आप में भड़कती चली गई? और अगर ऐसा है तो फिर कुछ नेताओं के खिलाफ बाकायदा केस क्यों दर्ज हुए? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है राजेंद्र अग्रवाल जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसी इलाके से आते हैं। राशिद अल्वी साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस के। अबू वसीम आजमी, जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के। विक्रम सिंह, एक्स डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस के, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शहजाद पूनावाला, जो कि लॉयर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, कांग्रेस के समर्थक है, लेकिन यहां पर वो एक पिटिशनर के तौर पर आए हैं, क्योंकि उनकी पिटिशन पर ही इतना सब कुछ मूवमेंट हुआ है, इतनी सब कुछ कार्रवाई हुई है। अबू आजमी जी, मेरा पहला सवाल सीधे आपसे है। 2 पुलिस वाले तो जिम्मेदार हैं, पुलिस वालों को तो सरकार चलाती है, तो जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली सरकार की हुई ना। ऐसे तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अफसरों पे आप जिम्मेदारी डालो और मामला खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार ने कुछ महीनों पहले ये अनाउंस किया था कि यदि यूपी में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे हुए तो वहां के एसपी और डीएम को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उनको हम उसके खिलाफ उनपे कार्रवाई करेंगे। और यूपी सरकार ने कार्रवाई किया। आप देखिए, आप कैसे यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अबू आजमी जी, हम 2013 की बात कर रहे हैं, आप कुछ महीने पहले की बात कर रहे हैं। फैक्ट थोड़ा देख लीजिए, हम 2013 के दंगों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ महीने पहले डीएम और नहीं, मैं 2013 की बात कर रहा हूं। 2013 नहीं, चौरसिया साहब, मैं 2013 के दंगों के कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त सरकार ने कहा था जहां दंगे होंगे हम कार्रवाई करेंगे, और सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया। इंटेलिजेंस का फेलियर ये कोई सहज ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। क्या ठीक हो सकती है अबू आजमी की तकनीकी दिक्कत? हम आगे बढ़े हैं उससे पहले। हाँ, चलिए अबू आजमी जी के पास फिर आएंगे। शहजाद, आपसे शुरू करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट एक महज लीपाप होती है? साहब, ऐसे है कि कई दिनों से बीजेपी उत्तर प्रदेश को एक गुजरात में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, और मुझे अचरज की बात यह है कि समाजवादी पार्टी, ये तो समाजवादी पार्टी ने किया है, कहां बीजेपी ले आते हुए? मैं अपनी बात वही कंप्लीट कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने गुजरात मॉडल ऑफ क्लीन चिट जरूर अपना लिया बिफोर इट बिकम्स नदर गुजरात। मैं आपको इसके 2-3 तथ्य दिखाता हूं। देखिए, बीजेपी की ये राजनीति है कि वो एक सांप्रदायिकता का कार्ड खेल के रोटियां सेकना चाहती है, पर उनको खुली छूट किसने दी? खुली छूट देने वाले समाजवादी पार्टी है। आप देख लीजिए पैटर्न। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसमें कवाल का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद महापंचायत होने दी 144 होने के बावजूद, संगीत सोम, संजीव बलियान, हुकुम सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रवीण तोगड़िया, तमाम को फ्री रन दिया गया जहरीले बयानात करने के लिए। वहां पे उनके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और मौलाना मुलायम सिंह यादव आज तक उन कैंपों में कभी नहीं गए हैं। हाल ही में एनएसए विड्रॉ किया संगीत सोम से। हाल ही में 1 महीने पहले की बात है, कोर्ट ने कुछ लोगों को बरी कर दिया इस मामले में। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपील तक नहीं की, और आज भी वो लोग, दीपक भाई, आज भी वो लोग शामली में वही उसी हालत में रह रहे हैं। सैफई में जो है बाकी के तमाम कार्यक्रम देखने मुलायम सिंह यादव जरूर जाते हैं, पर आज तक उन्होंने शामली का रुख नहीं किया। तो आप ही मुझे बताइए कि क्यों अखिलेश की सरकार बीजेपी के इन हेट मॉन्गर्स पे मुलायम हो रही है? आपको
आपको शायद मुझसे ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं 2017 की राजनीति इसमें हावी है। मैं एक राइडर के साथ अगला सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने किया, वहां पर और नेताओं के नाम भी है, साइदुज्जमा आपकी पार्टी के, कादिर राणा बीएसपी के, नूर सलीम राणा, राशिद सिद्दीकी, असद जमा और अन्य व्यक्ति। एक मंच पर इन्होंने हेट्स भेज दिया, आप इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, खाली बीजेपी का क्यों लेते हैं? मैं बीजेपी की जो गलती है उसको कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं। उनके नेताओं को जेल भी हुई है इस मामले में, ये भी एक फैक्ट है जी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो पिटीशन दी थी एनएचआरसी और एनसीएम को, हमने तमाम नेता, अगर वो कांग्रेस में भी हो तो उनका भी नाम दिया था। ऑर्डर जो हुए मेरी पिटीशन पे कम से कम, वो इन नेताओं पे हुए जो बीजेपी के बड़े नेता थे। पहली बात, अगर कोई दूसरी पार्टी के भी नेता है तो साहब उन पे कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार को ही करना। ठीक है, वैलिड पॉइंट। अबू आजमी जी, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये पूरी तरह से लीपा पोती नहीं है? सिर्फ 2 अफसरों पे आपने जिम्मेदारी डाल दी, मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं, आजम खान जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बगल के जिले रामपुर से आते हैं, उनका कोई दायित्व नहीं, प्रशासन का कोई दायित्व नहीं, सिर्फ 2 अफसर ही जिम्मेदार थे, नेताओं का कोई दायित्व नहीं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने दिए। अरे भाई आप कैसी बात करते हो भाई साहब? चौरसिया साहब, संगीत सोम के साथ साथ 229 लोगों पे केस हुआ है, बहुत जेल में लोग गए हैं, केस चल रहा है, समाजवादी पार्टी ने कहां किसी को छोड़ा इसके अंदर, और सब पे केसेस किए गए हैं। और ये जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहीं से नरमी कैसे बरत सकती है जब अपनी सरकार है और हमारे लोग जो हमको सपोर्ट है, हमारे लोग हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और माइनॉरिटी मारी जा रही है, तो समाजवादी पार्टी का वहां पे चुपचाप बैठ सकती है, अपना वोट बैंक को खराब कर सकता है क्या? संगीत सोम से एनएसए क्यों हटा? वोटों की राजनीति बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। संगीत सोम से एनएसए क्यों हटाया आपने संगीत सोम का जिक्र नहीं है इस रिपोर्ट में। इस सहाय कमीशन की रिपोर्ट में उन तमाम दंगाई भड़काने वाले नेताओं का जिक्र नहीं हुआ है। ये तो सोशल मीडिया की गलती है। अरे सोशल मीडिया पे किसने वीडियो डाले? ये रिपोर्ट समाजवादी क्यों नहीं? और आपने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, आपने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको खुली छूट दे रहे हो। कठेरिया साहब ने बयानबाजी की, उनपे क्या कार्रवाई की आपने? इससे पहले योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, आप तमाम नेताओं को क्लीन फ्री रन किसने दिया? इसके पहले भी अच्छा सुन लेते, जवाब ले लेते हैं, फिर राशिद अलवी जी और बीजेपी की इसके पहले दंगे हुए 1984, इसके पहले दंगे हुए 1984 में एमएससी के लोगों के साथ, इसके पहले दंगे हुए 1992 में मुंबई में। क्या हर जगह समाजवादी पार्टी थी क्या? तो आप जायज ठहरा रहे हो 2013 को? समाजवादी पार्टी ने जो एक्शन लिया है, मुझे लगता है देश में किसी पार्टी ने नहीं लिया है। मुलायम सिंह यादव आज तक नहीं गए। आरोप आप पर यह है कि जब से कवाल कांड हुआ तब से लेकर 3 दिन तक मरे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या किया आप लोगों ने? वहां पर हालात बेकाबू होने दिए, ये भी आरोप है अबू आजमी साहब। मैं आप पर भी आऊंगा, लेकिन राशिद अलवी जी, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? चौरसिया साहब, 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी ने दंगे को रोका, दोषियों पर मुकदमे किए, जले हुए घरों में पानी डाल करके लोगों को पैसे दिए, तो 7 दिन तक ये पूरा ड्रामा नहीं चलता। किस दिन से शुरू हुआ, किस दिन खत्म हुआ? आप शायद मुंबई में बैठे हैं, आपको नहीं पता है। राशिद अलवी जी बताएंगे, बीजेपी से लोग बताएंगे, नहीं चौरसिया साहब शहजाद जी बताएंगे। कोई नहीं, मैं 2 बार गया हूँ, 2 बार मुजफ्फरनगर में 2-2 दिन रहा हूँ। राशिद अलवी जी को सुनते हैं। जी राशिद अलवी जी। देखिए, मैं बताऊंगा कि जो रिपोर्ट ये आई है, ये तो एक मजाक है। इस रिपोर्ट पे अगर भरोसा कर लिया जाए कि एसपी और डीएम जिम्मेदार थे और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो गुजरात के अंदर भी प्रशासन जिम्मेदार था। फिर नरेंद्र मोदी को खामखा क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्यों वहां की सरकार को हम कहें कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे? 1984 मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे बोलने दीजिए, बोलना उसके बाद आप कहिए। अरे आपको भी लेनी चाहिए। 1992 में की जिम्मेदारी किसकी? 1984 के सिख भाइयों की जिम्मेदारी किसकी? भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरीके से। इनसे कहिए कि खामोश रहें, मेरी बात होने दें, उसके बाद आप कंप्लीट करिए। मुजफ्फरनगर के अंदर जो कुछ हुआ है उसके लिए, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। और मैं मुजफ्फरनगर गया था,
वो वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। बाप के सामने लड़की का रेप हो रहा है, बेटे के सामने लड़के को कत्ल हो रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर किसी पार्टी की जिम्मेदारी है तो उसको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2017 का चुनाव आ रहा है, कमीशन की रिपोर्ट क्या है इससे आप देखेंगे 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को तय कर देगी, क्या सही था क्या गलत था। आपने वो दो कौमें जो हमेशा एक साथ रहती थी मुजफ्फरनगर के अंदर, उनको जानी दुश्मन बना दिया सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ बयानात नहीं दिए हैं। आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? किसी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई की आपने। और जब जब हम बीजेपी से कहते क्या आपके नेता ऐसा बोल रहे हैं, 229 लोगों के हमेशा कार्रवाई हुई भाई साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? गोरखपुर के एमपी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, ठीक है सर, हम दूसरे विषयांतर कर रहे हैं, आपने अपना पॉइंट मुजफ्फरनगर के संदर्भ में रख दिया। अग्रवाल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, संगीत सोम, आपने संजीव बालियान कार्रवाई नहीं की है। जी आपने मुजफ्फरनगर दंगों पर अपनी बात रख दी। संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा, ये तमाम नाम ऐसे हैं, हुकुम सिंह जी आपके इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, ये सब नाम ऐसे हैं जिन्होंने या तो भड़काऊ भाषण दिए या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को भड़काया। क्या आप इस चार्ज को मानते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी क्या इस जिम्मेदारी से भाग सकती है? मैं इस आरोप को बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। आपने जिन नेताओं के नाम लिए हैं, चाहे वो संजीव बालियान हो, संगीत सोम हो, हुकुम सिंह जी हो, किसी के भी भाषण का कोई एक पंक्ति इस प्रकार की कोई दिखा दे, कोई रिकॉर्डिंग होगी कि उन्होंने भड़काऊ बात कही, एक पंक्ति भी नहीं है। और केवल जो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति मुलायम सिंह जी की सरकार यहां पर करती रही है, उसके अंतर्गत उन्होंने इन लोगों को चार्ज किया, गलत तरीके से चार्ज किया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जेल में गए ये लोग। लेकिन उसके बाद भी एनएसए जो लगाया गया, एनएसए को हाईकोर्ट ने इसलिए हटाया क्योंकि कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे। ये जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि एनएसए उनके खिलाफ अपील क्यों नहीं की, अपील इसलिए नहीं की सरकार ने क्योंकि अपील में जान हो ही नहीं सकती थी। पहली बात, किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं दिया, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि यदि उस जिस जमावड़े की बात हो रही है या जहां पर भाषण दिया गया इस प्रकार की बात हो रही है, उस पंचायत के अंदर ये लोग न होते, ये समझदारी से लोगों को नियंत्रित न करते, तो पता नहीं क्या घटना वहां पर घटती। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो घटना वहां पर घटी, जो प्रतिक्रिया उसकी थी, उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाई है। और ये थोड़ा ज्यादा हो गया सर, झूठ है, ये ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पहली बात आपने पूछा है संगीत सोम पे आज भी 153 है, 153 भी 295 और 505 का केस है। पहली बात, उन पे आज भी आईपीसी की अलग अलग धाराओं पे ऊपर केस है। मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने पूछा है, सुन लीजिए। दूसरी बात, उनके ऊपर सुन लीजिए, कानूनी बॉडी एनएचआरसी और एनसीएम ने रिपोर्ट दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो गलत है? और तीसरी बात, एनएसए इसलिए हटा क्योंकि पुलिस ने अपने स्टैंड को हाईकोर्ट के सामने बदला और वीक कर दिया, और यही नूरा कुश्ती है समाजवादी और बीजेपी की। तो आप प्लीज उनके, और आपको संगीत सोम के हजारों बयान, दादरी में उनके जो बयान थे, उसके बाद उनके जो बयान आए, वो तमाम बयान इनके कैमरे में आज भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है आप बीच में? अच्छा, अबू आदमी जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कृपया करके मत लाइए। आप केवल मुजफ्फरनगर तक सीमित रहिए। श्रृंखला तो वहीं से शुरू हुई और दादरी पे, और एक बयान नहीं, मुजफ्फरनगर की बात करें, वैलिड पॉइंट है उनका, वैलिड पॉइंट है। अबू आदमी जी, सहाय कमीशन की रिपोर्ट में अखिलेश यादव सरकार को क्लीन चिट दे दी गई, ठीक है। 14 कारणों में एक भी नेता का नाम नहीं है, 14 कारणों में एक भी नेता का नाम नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस क्यों दर्ज हुए? क्योंकि सहाय कमीशन तो बोलते हैं ये लोग जिम्मेदारी नहीं है। तो आप बताइए किस आधार पर इनके खिलाफ केस दर्ज हुए, इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए मुझे। मैं चलता हूं, शायद मुझे लग रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, अबू आदमी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर जुड़ेंगे उनसे। लेकिन विक्रम सिंह जी, यहां पर सवाल
कि एलआईयू का जो अधिकारी था वो जिम्मेदार, एसएसपी दुबे साहब जिम्मेदार, प्रबल प्रताप सिंह एलआईयू के अधिकारी का नाम है। अगर ये दोनों अधिकारी जिम्मेदार है तो फिर अखिलेश यादव सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं? ये भी तो सवाल बनता है ना, क्योंकि ये अधिकारी जो है, जो रिपोर्ट देते हैं, ऊपर काम करते हैं, ये राज्य सरकार के हिसाब से ही काम करते हैं, उनके कहने पर ही काम करते हैं, उनके ऑर्डर्स पर ही काम करते हैं। निसंदेह दीपक जी, महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। सभी विद्वान पैनलिस्ट को प्रणाम करते हुए मैं केवल प्रशासनिक और पुलिसिंग के बारे में अपने तर्क बहुत संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। ये कहावत है कि देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आपने कहा आगे के 2 टायर जिम्मेदार हैं, ड्राइवर का कोई लेना देना इसमें नहीं, दुर्घटना में तो ड्राइवर को जिसने लाइसेंस दिया, ड्राइवर को जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया, और ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आगे के 2 टायर जिम्मेदार हैं। प्रबल प्रताप सिंह एक बहुत छोटी कड़ी थे पूरे इंटेलिजेंस मशीनरी के। स्टेट के पास जो स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और आईबी है, और इसके अलावा 1000 तंत्र एसपी और डीएम के पास होते हैं, जिसमें थाने का इंटेलिजेंस का स्टाफ, बीट सूचना रजिस्टर और तमाम रजिस्टर है, जिसका मैं उल्लेख अभी नहीं करूंगा। लेकिन प्रबल प्रताप सिंह अकेले ही सूचना के स्रोत थे, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी भड़काऊ भाषण थे, हमें तो ऐसा लगता है कि आप गंभीर ही नहीं थे। आप मेरे 3 सवाल का जवाब हां या ना में दें दीपक जी। क्या किसी के ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई? अगर एनएसए फेल हुआ तो अगर फेल हुआ, जिसके कारण से फेल हुआ उसके आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की? क्या किसी भी अपराधी की आपने चल अचल संपत्ति कुर्क की? तीनों का जवाब आपको ना में मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप कितने गंभीर हैं इस प्रकरण को देखने के लिए और आगे के दंगों को रोकने के लिए। डीएम और एसपी वही करते हैं जो संकेत शासन प्रशासन के समझते हैं। अगर डीएम और एसएसपी और प्रबल प्रताप सिंह दोषी हैं तो डीआईजी, आईजी, डीजी, एडिशनल डीजी, होम सेक्रेटरी और पूरी श्रृंखला दोषी है। वो पूरी एक प्रक्रिया चेन की है। इसमें एक के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना औचित्यपूर्ण नहीं है, अन्यायपूर्ण है और सच्चाई को झुटलाने वाली बात है। अगर आप वास्तव में गंभीर हैं तो जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण किए, मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर के जघन्य अपराध किए, उनके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ क्या? कैंसर में आपने बैंडेड लगा करके अपने कर्तव्य की इतिशी कर ली, जबकि आपकी बहुत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से नाकाम रही। इस परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत आगे जाना है, वरना आप दूसरे दंगे को दावत दे रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा योजना प्रत्येक जनपद में होती है, जिसका पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए, जिससे कि आप प्रशिक्षित रहें कि दंगे की स्थिति में आपको क्या करना है। इसका रिहर्सल महीनों से नहीं हुआ, इंस्पेक्शंस महीनों से नहीं हुए। ठीक है, मैं आऊंगा इन तमाम पॉइंट्स पर आऊंगा कि क्या डिटरेंट हो सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह बड़ी साफ बात है कि नगला मंडौर में जो पंचायत हुई थी उसमें जितने भी नेता थे बीजेपी के, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। यह फैक्ट है। सहायक कमीशन ने कहा है कि हम उनको जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। नगला मंडौर के साथ साथ शहीद चौक पर जो भाषण हुए वहां पर कादिर राणा और अन्य नेताओं ने भाषण दिए थे। यह भी एक फैक्ट है। अब मुझे बताइए, आप साफ साफ डिनाय कह रहे थे कि हमारे किसी नेता ने या हिंदूवादी नेताओं ने वहां पर भाषण नहीं दिए, तो नगला मंडौर में क्या हुआ था फिर जिसके बाद इतनी ज्यादा हिंसा भड़की? ये मुझे बता दीजिए। और नगला मंडौर की सभा के लिए कौन जिम्मेदार था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वहां भाषण नहीं हुए। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक वाक्य भी भड़काऊ भाषण के रूप में वहां पर नहीं कहा गया। अब जो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसके आवरण के अंदर किसी भी प्रकार के शब्द वहां के भाषण में जोड़ दिए जाए या मान लिए जाए, ये ठीक नहीं है। भाषण हुए, और मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि वहां पर उस भीड़ को समझाने के, नियंत्रित रखने के लिए भाषण हुए। एक भी शब्द कहीं से कोई दिखा दे, कोई वीडियो क्लिपिंग दिखा दे, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे, रिकॉर्डिंग नहीं थी, इस कारण से ये मान लिया जाए कि वहां पर भड़काऊ भाषण हुए, ये तथ्यात्मक भूल है ये, और बेसिक डाटा ही गलत है। और इसीलिए मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे किसी भी व्यक्ति ने कोई भड़काऊ बात नहीं की। जिस प्रकार का वातावरण वहां पर था उसको नियंत्रित करने का काम किया। और एक बात में दीपक जी, मैं बराबर इस बात को कहता भी, मैं या फिर कह रहा हूं, जब न्याय त्वरित नहीं होगा और जब न्याय निष्पक्ष नहीं होगा, उसके कारण से जो हनक है सत्ता की वो समाप्त हो जाती है। जब पक्षपात होता है तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होता है, और ये मुजफ्फरनगर का जो दंगा था उसी प्रकार के आक्रोश का परिणाम था। यानी जिस प्रकार से उस वक्त जो जिलाधिकारी थे, उस वक्त जो वहां की एसपी थे, उन्होंने ठीक कार्रवाई की दिशा में की थी,
परंतु उनको बिल्कुल मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, आजम खान साहब के इशारे पर उनको हटाया गया। एक प्रकार से संपूर्ण जांच को, संपूर्ण कार्रवाई को डिले किया गया, दिशा भ्रष्ट किया गया और उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि वहां पर तनाव फैला। कादिर राणा साहब के पास खुद जिलाधिकारी महोदय उनका ज्ञापन लेने के लिए गए, वो जो पंचायती वो भी अवैध घोषित की भी थी। इन्होंने कहा कि कुछ तथ्य दे दीजिए कि कौन सा भड़काऊ भाषण किया। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। आपके कवाल में एक घटना हुई 2 कौमों के लोगों के बीच। उसमें यह कहा गया कि एक लड़के ने एक लड़की की छेड़खानी की। दोनों तरफ की एफआईआर में कोई जिक्र नहीं था छेड़खानी का, पर उसी को हवाला बनाते हुए संगीत सोम और तमाम नेताओं ने बहु बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया और महापंचायतें की और वहां पे भाषणबाजी की। प्रवीण तोगड़िया ने ऐसे ट्वीट डाले हैं जिसका अगर मैं उल्लेख करूं दीपक जी, तो आज भी दंगे फैल सकते। इसीलिए एनएचआरसी ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिए कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो मुझे वो रिपीट करने मत लगाइए। एक लार्जर सवाल पर पैदा होता है दीपक जी, और ये दोनों पार्टियों को या तमाम पार्टियों को जवाब देना चाहिए कि एक राष्ट्रपति शासन का हमेशा गलत इस्तेमाल होता है, अन्यथा उसको लगाया जाता है। जब जरूरत एक्चुअल में होती है, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो या मुजफ्फरनगर हो, तब उसमें केंद्र सरकार, राज्यपाल क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। हमने याचिका राज्यपाल को भी दी थी कि साहब मामला बिगड़ रहा है, आप क्यों रिपोर्ट नहीं देते और वहां पे लगा देते। पहली बात, चाहे किसी की भी सरकार केंद्र में हो, वाजपेयी जी की 2002 में या यहां पे कांग्रेस की, पहली बात। और दूसरी बात, एक ट्रेंड नोटिस कीजिए, मुंबई दंगे, गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, पीड़ितों को कभी भी न्याय नहीं मिलता और आज भी न्याय को दफनाया जा रहा है। ये तो सलामती है कि आप जैसे लोग हैं जो उसको दफन नहीं होने दे रहे, पर कोई भी दंगे हो। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए। मैं राशिद अलवी जी से एक सवाल पूछने वाला था, वो गौरव जी के बाद लूंगा। गौरव, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जस्टिस सहाय की पूरी रिपोर्ट लीपापोती लगती है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वो एग्जाम्पल ये है कि जस्टिस सहाय कहते हैं कि अगर नगला मंडौर गांव और शहीद चौक पर जो भाषण हुए, एक जगह कादिर राणा और बाकी नेताओं ने दिए और दूसरी जगह बीजेपी और हिंदुवादी संगठन के नेताओं ने दिए, अगर उसकी रिकॉर्डिंग होती तो उससे ये पता लग सकता था किसने भड़काया। उनके हिसाब से किसी ने नहीं भड़काया। और विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये रिपोर्ट तो ठीक उसी तरह है कि अगर एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, कार को ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, 2 टायर जिम्मेदार हैं, यानी 2 पुलिस अधिकारी तो जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, वहां के आईजी, डीआईजी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इससे बड़ी लीपापोती क्या हो सकती है? गौरव जी। दीपक जी, सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में भी वो बात सामने आई है जो बात अब तक हमारी सरकार कहती आई है, और वो बात ये है कि भाजपा के जो एमएलए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संगीत सोम, उन्होंने उस वक्त एक फेक वीडियो जो है अपलोड किया यूट्यूब पे और जिससे दंगा भड़का। और ये इकलौती घटना नहीं है। इसके बाद आपको भी याद होगा कि सुरेश रैना और संगीत सोम को एक रैली में नरेंद्र मोदी जी की जो है सम्मानित किया गया और आज उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा है। साफ पता चलता है कि जो लोग दंगे करवाएंगे भाजपा में, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये बात अब इस रिपोर्ट से भी पुख्ता हो गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जो अधिकारी वहां थे उन जिलों में, उनकी जिम्मेदारी और सरकार की नहीं, तो मैं कहता हूं सरकार के अधीन होकर सब काम करते हैं और आखिरी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। लेकिन इस रिपोर्ट से ये बात साफ है कि जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी कि वो सही जानकारी दें सरकार को, प्रदेश लखनऊ में उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। कितने लोग महापंचायत में जुटे हैं, वो गलत जानकारी दी गई। जो निर्णय सबसे वरिष्ठ स्तर पे लिए जा रहे थे, उन निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर किया जो वहां के अधिकारी थे, एसएसपी और डीएम, और इसीलिए जस्टिस विष्णु सहाय जी ने इस रिपोर्ट में उनको जिम्मेदार माना। तीसरी बात बहुत अहम यह है दीपक जी, जो कोई जो है अनदेखी नहीं कर सकता, कि इन पूरे दंगों में कम से कम 10 भाजपा के नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ आज चार्जशीट है और जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो सांसदों और मंत्रियों और एमएलए का काम होता है कि सौहार्द बनाए, सरकार के साथ चले। अगर दंगा होने की जरा सी भी आशंका हो तो उसको सरकार की मदद करके खत्म कराए। यहाँ पे ये देखा गया है, ना केवल मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, दादरी में, कि भाजपा तो अपने एक प्लान के तहत उनको भेजती है कि जाओ भड़काओ भाषण दो, दंगे कराओ, लोगों को बांटो।
ये तो सबसे आप दुखद मौका क्यों देते हो? एक मिनट गौरव भाटिया जी, मेरा पहला सवाल, राजेंद्र अग्रवाल जी को मैं लाऊंगा, राशिद अलवी जी को भी लाऊंगा। पहली बात, आप लोग मौका क्यों देते हैं, जो शहजाद ने सुना। दूसरी बात, कई बार कई सीरीज में वहां पर इस तरह के भड़काऊ बयान होते रहे। कवाल गांव का इंसिडेंट हुआ, शहीद चौक पर भाषणबाजी हुई, मंडौर गांव जो है वहां पर उसके अंदर नंगला मंडौर के अंदर भाषणबाजी हुई। ये इंसिडेंट तो कई दिन तक चलते रहे। और अगर यही है कि पुलिस अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, तो फिर गुजरात दंगों के लिए भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। उसके लिए नरेंद्र मोदी कहां से जिम्मेदार हो गए? मुझे आप ये बता दीजिए ना। आप तो 2002 से आज तक यही चिल्ला रहे थे कि गुजरात के दंगों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो वहां सरकार में थे, उन्होंने दंगे नहीं रुकवाए। तो मुजफ्फरनगर पर सेम आरोप आप पर लगता है। मैं जवाब देता हूं आपको। आपका ये कहना कि केवल एसएसपी डीएम जिम्मेदार है, सही नहीं है, क्योंकि इन दंगों के बाद तुरंत वरिष्ठ स्तर पे जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दंगों से बहुत कुछ सीखा भी था। मुरादाबाद में यही संगीत सोम दौड़ के गए दंगा कराने, उनको रोका गया। 64 लोगों की जान चली गई थी सर। क्या जान पे कोई सरकार सीखती है? गौरव जी माफ कीजिएगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपसे, लेकिन मैं इस लाइन पे मेरे को ऑब्जेक्शन है। जान चली गई लोगों पर, क्या लोगों की जान लेकर हम कुछ सीख सकते हैं? दीपक जी, मैं मोदी जी कहेंगे 2000 जान जाने के बाद अगर देखिए सब लोग एक साथ बोलेंगे, मैं समझता हूं कि अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मेरी किसी बात से किसी को लगे कि मतभेद है, अपनी बात जरूर रखे। मुझे मौका एक बार दे दीजिए अपनी बात पूरी करने का। दीपक जी, जब ये जाने गई थी तो ये हमारी प्रदेश सरकार के लिए भी एक काला दिन था और बहुत ही दुखद घटना थी। हम जो मदद परिवारों की कर सकते थे, हमने प्रयास किया कि उनका दर्द बांटे। श्री अखिलेश यादव जी ने खुद स्थिति का जायजा लिया और चाहे कैंप लगाना हो, चाहे 65,000 लोग अपने घरों से निकल आए थे उनको वापस भेजना, उनकी मदद करना, बच्चों के लिए जो हम कर सकते थे हमने प्रयास किया। और कोई ये नहीं कहता कि किसी की जान जाए तो वो चीज दुखद नहीं है, वो बहुत दुखद है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुरादाबाद हो, चाहे 84 कोस परिक्रमा यात्रा हो जो वीएचपी और बीजेपी निकालना चाह रहे थे, चाहे दादरी में अखलाक की घटना हो। सर कहाँ अखलाक तक आ गए सर कहाँ अखलाक तक आ गए? मुजफ्फरनगर 2013 की बात कर रहे हैं। दीपक जी, आप बीच में टोक रहे। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों होने देती है, इस बात का मैं जवाब दे रहा था कि चाहे दादरी में अखलाक की घटना हो जहां पे हमने स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे और जगह हो, और बल्कि हमने जो मुजफ्फरनगर दंगे थे उसमें भी आप रिपोर्ट पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो कहीं ना कहीं हमने तुरंत काबू पाया और जिलों में दंगा ना फैले। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत निर्णय लिए और दंगों को फैलने नहीं दिया। अगर कोई कमी रही थी तो उस कमी को ये कहना कि हाँ ये उससे बेहतर हो सकता था, मैं समझता हूं यही उचित होगा और वही बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है गौरव जी, शहजाद और शहजाद के बाद राजेंद्र अग्रवाल जी, फिर राशिद साहब। शहजाद जल्दी आप सवाल पूछिए। एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि सैफी में सलमान खान और माधुरी पे करोड़ों रुपए न्यौछावर किए गए और मुजफ्फरनगर के शामली के कैंप में दूध के बिना बच्चे ठंड में मर रहे थे। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या बयान है हम सब जानते हैं। मौलाना मुलायम एक भी बार वहां नहीं गए, पर सैफई के जश्न में ये लोग पूरे शरीक रहे। अगर ये हमदर्दी जताना चाहते हैं तो मुझे माफ कीजिएगा गौरव भाटिया जी, आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि उत्तर प्रदेश को गुजरात भी बना दिया और गुजरात क्लीन चिट मॉडल को भी अपना दिया। ये 2017 की आपकी राजनीति सफल नहीं होगी। मैं जवाब दे दूं दीपक जी? जी बिल्कुल गौरव। पहली बात, शायद शहजाद जी को जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में मैं ही पक्ष रख रहा था। सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन आज तक का उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। जो वहां पे लोग थे उन लोगों को घर देना, उन लोगों के फाइनेंशियल हेल्प करना, वो लोग घर वापस जाएं, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज की गई। और दूसरा, जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि ये मुलायम सिंह जी वहां पे स्थिति का जायजा लेने नहीं गए, तो मैं सिर्फ इतनी जानकारी दे दूं कि जब हालात खराब होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर नेता वहां पे खुद जाए और स्थिति को और खराब करे या वहां पे और कोई बात हो, बल्कि नेता जहां भी होते हैं वहां से पूरी सूचना लेके निर्णय लेते हैं। और चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हो, पल पल की खबर उन्होंने ली और निर्णय लिए जिससे कि दंगा आगे ना बढ़े। और अगर आपको मेरी बात पे कहीं भी कोई डाउट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे तब केजी बालाकृष्णन, उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भी रिलीफ मेजर्स लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने वो संतोषजनक है और वो अच्छे हैं। ठीक है गौरव, राजेंद्र अग्रवाल जी और राशिद जी, एक एक सवाल, उतना ही मेरे पास लिमिट बचा हुआ है, मैं कंटिन्यू करूंगा इस डिस्कशन को। राजेंद्र अग्रवाल जी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है। गौरव ने साफ कह दिया कि संगीत सोम को बकायदा अपने मंच पर बुलाकर उनको माला पहनाई कि बहुत बढ़िया, शाबाश संगीत सोम जी, आपने दंगे करवाए। ऐसा ही दूसरे नेताओं के साथ भी किया। तो ये तो प्री प्लान्ड ऑपरेशन था बीजेपी का, ये आरोप है गौरव भाटिया जी का। मेरा आरोप नहीं है, यही केसेस चल रहे हैं। देखिए, आरोप से कुछ नहीं होता है, धाराओं से भी कुछ नहीं होता है। हम तो रोज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर इस प्रकार की धाराओं का सामना करते रहते हैं। यहाँ पर जो विक्रम सिंह जी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन किस प्रकार से चीजों को करता है, उन्होंने उसका थोड़ी सी चर्चा भी की। आरोप से कुछ नहीं होता है। और हमने जो सम्मान किया, हमने सम्मान इसलिए किया कि उन्होंने उस संकट की घड़ी के अंदर भी धैर्यपूर्वक सारे के सारे क्षेत्र को शांत रखा। ये परसेप्शन की बात है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि दंगा हमने कराया। हमारा कहना यह है कि पूरी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उनका पूरा प्लान रहता है, जिसको वो प्रारंभ से करते आए हैं, उसके अंदर उन्होंने कराया। हमने तो चीजों को संभालने की कोशिश की और इसलिए हमने उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हमारे विधायकों ने संयम दिखाया और उसके लिए हमने उनको सम्मानित किया। और देखिए, हाई कोर्ट ने जो एनएसए निरस्त किया, इस बात का प्रमाण है कि कोई तथ्य उनके साथ पास नहीं था। तो ये परसेप्शन की बात है। समाजवादी पार्टी अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति रहती है, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति रहती है, उसके अंदर इस प्रकार के आयोजन करती है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, इस प्रकार की घटनाओं में पूरे प्रदेश में वृद्धि हो जाती है। ये इस बार भी वैसा ही प्रदेश के अंदर हुआ है और निश्चित रूप से अगले आने वाले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की यह रणनीति, ये राजनीति सफल नहीं होगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। गौरव जी, आप इसका जवाब दें। मैं एक और सवाल क्लब करना चाहूंगा राशिद अलवी जी। राशिद अलवी जी, क्या आपको नहीं लगता कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हो रहा था, बहुत दूर नहीं है मुजफ्फरनगर, मात्र 90 से 100 किलोमीटर है दिल्ली से, क्या केंद्र सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले सकती थी? क्योंकि वहां हफ्ते भर से ज्यादा ये सब चला है और एक तरह से कहें पूरा खुलेआम चला है। देखिए, मैं कहूंगा कि जो हमारी सरकार थी, हमारे पास तो लोकसभा में भी पूरी मेजॉरिटी नहीं थी। इसलिए उस वक्त जो राष्ट्रपति शासन है वो तभी लग सकता है जब गवर्नर की रिपोर्ट आई हो। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा, आप मुद्दे से भटकिए मत। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसने बीजेपी को क्लीन चिट दी है कि कोई नेता जिम्मेदार नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता टीवी चैनल्स पे आके बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं ताकि जनता ये सुन ले कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में बीजेपी जिम्मेदार नहीं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, मैं कहूंगा कि ये समाजवादी और बीजेपी का खेल मैं तो बरसा बरस से जानता हूं। बाबरी मस्जिद के मामले में समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर रखा है, मेरे पास वो कॉपी है, कि बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के लिए न अडवाणी जी जिम्मेदार हैं, न उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जिम्मेदार। ये एफिडेविट जमा किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आप कहेंगे कॉपी आपको भिजवा दूंगा। चलिए, विषयांतर है राशिद अलवी जी, मैं जवाब लेता हूं गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी, सीधा आरोप है आप पर कि आपकी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। वो हिंदू वोट पोलराइज करना चाहते हैं बहुसंख्यकों के, और आप मुस्लिम वोट पोलराइज करना चाहते हैं, इसलिए हुआ था ये सब। सीधा आरोप है, ये मैं भी लगा रहा हूं आप पर। दीपक जी, मैं राशिद जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत नपीतुली बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी कारणवश वो जो है रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए हैं और ना उन्होंने न्यूज आइटम्स को ढंग से पढ़ा है। जो जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट है वो ये नहीं कहती कि भाजपा के किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। रिपोर्ट में संगीत सोम का नाम लिया गया है और कहा गया है कि उन्होंने एक फेक वीडियो अपलोड किया जिससे कि दंगा भड़का। लेकिन रिपोर्ट में क्योंकि उन पर 2 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें चार्जशीट फाइल्ड है, उन्होंने कहा और कोई इसमें अब कदम की आवश्यकता नहीं है। ये जस्टिस विष्णु सहाय ने कहा है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, राशिद जी इस बात को पुख्ता कर सकते हैं। दूसरी बात जो अभी हो रही थी, कहा जा रहा था कि जो मुकदमे एनएसए के लगे थे वो हट गए थे,
तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को जानकारी दे दूं कि जो भी इंडियन पीनल कोड में सब्सटैंटिव मुकदमे थे, सब में चार्जशीट फाइल हुई, उनकी जमानत हुई, वो लोग अरेस्ट हुए, वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। और 10 नेता भाजपा के ऐसे हैं जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगों के आज मुकदमे चल रहे हैं, और उनको नरेंद्र मोदी जी ने भी चुप्पी साध के सम्मानित किया और इन्होंने तो मंच से सम्मानित किया। तो आज प्रश्न ये है, जनप्रतिनिधियों को क्या भड़काऊ भाषण देना उचित है, और क्यों नहीं भाजपा जैसी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो कहा जाता है एक मजबूत प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और आपके मुख्यमंत्री मजबूर क्यों है? किसी ने सम्मानित किया तो आपने संरक्षण दिया। आज अगर वही संगीत सोम जिसपे आपने चार्जशीट की है वो बार बार जहरीले बयान देता है तो दूसरे केस में क्यों नहीं ठोक देते उसको? मैं शहजाद जी, क्योंकि 2017 में आपको भी जरूरत है उनकी। ये राजनीति है आपकी। आप भी चाहते हो कि वो बयानबाजी हो ताकि एक पोलराइजेशन वहां हो और दूसरा पोलराइजेशन यहां हो। आप भी चाहते हैं और यही आपकी राजनीति है, यही मैच फिक्सिंग है जिसका जिक्र दीपक भाई कर रहे हैं। सुन भी तो लीजिए शहजाद जी, आप आरोप लगाते हैं। कथेरिया साहब को जेल में डाला अब तक, बाबूलाल जी को डाला जेल में अब तक। बाबूलाल जी ने तो खुले खुले चुनौती दी आपको। शायद जवाब ले लूं गौरव जी, बहुत संक्षेप में, मैं टाइम एक्सीड कर गया हूं। बिल्कुल, मैं ब्रेक भी नहीं लिया मैंने। बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और भाजपा के लोगों पे राशुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाया गया। संगीत सोम जब मुरादाबाद जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अरेस्ट करके डिटेन किया गया, उनके खिलाफ उपचुनाव में एफआईआर की गई, उन्हें अरेस्ट किया गया, और उसके अलावा भी भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे चल रहे हैं। शहजाद जी, कम से कम जानकारी पूरी करिए और उसके बाद आपको परसों 3 नोटिस जारी हुई है, बाबूलाल जी के बयानों के बारे में कुछ नहीं किया। सबको शुक्रिया अदा करूंगा, आप सब मेरे साथ इस बहस में जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर बना रहता है कि आखिरकार सरकार जो होती है वो होती है आम जनता को सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता फैलाने के लिए और उसके साथ साथ डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है जब दंगे होते हैं तो जिम्मेदारियां डाल दी जाती है जूनियर लोगों पर, अधिकारियों पर, और सरकारें साफ साफ बच जाती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इंडिया न्यूज पर लगातार ढूंढते रहे।